कांच की हवेली। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। कंचन ने जैसे ही उसके गिरने की आवाज सुनी तो तेजी से पलटी। रवि को खाई की ओर गिरते देख वो चीखी, साहब। पत्थर खिसकते ही रवि का पैर फिसला और वो लड़खड़ा कर गिरा। गिरते ही उसका शरीर तेजी से खाई की ओर फिसलता चला गया। कंचन ने जैसे ही उसके गिरने की आवाज सुनी तो वो तेजी से पलटी। रवि को खाई की ओर गिरते देख वो चीखी, साहब। रवि को बचाने के लिए वो खाई की ओर भागी और दूसरे ही पल वो खाई के किनारे खड़ी थी। उसने रवि पर नजर डाली तो रवि एक पत्थर को थामे लटका हुआ था। उसका एक पैर किसी पत्थर का सहारा लिए हुए था तो दूसरा पैर हवा में झूल रहा था और उसके ठीक नीचे गहरी खाई थी। कंचन ने रवि को इस प्रकार मौत के झूले में झूलते देखा तो उसकी सांसें जहां की तहां अटक गई। वो भय से थर थर कांप उठी और उसे बचाने के उपाय सोचने लगी। पहले तो उसने अपनी गर्दन उठाकर किसी आदमी की तलाश में चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई, लेकिन सांझ के वीराने में उसे कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। निराश होकर उसकी दृष्टि वापस रवि की तरफ घूमी। रवि अभी भी उठने का प्रयास कर रहा था। अचानक ही कंचन को एक युक्ति सूझी। उसने झट से अपने गले में लिपटे दुपट्टे को खींचा और उसके आगे पीछे गांठ बांधकर रवि की ओर फेंक दी और बोली, इसे पकड़ो साहब। नहीं, रवि ने इनकार में गर्दन हिलाई, इस तरह तो तुम भी नीचे आ जाओगी। मुझ पर भरोसा रखो साहब, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। कंचन दृढ़ता से बोली, आप मेरे दुपट्टे को पकड़कर ऊपर उठने की कोशिश करो। रवि ने वैसा ही किया। एक हाथ से उसके दुपट्टे को थाम लिया और दूसरे हाथ से पत्थर का सहारा लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। कंचन गांव की मिट्टी खाकर पली थी। वो तनिक भी ना घबराई और अपनी पूरी शक्ति से रवि को ऊपर खींचती रही। कुछ ही देर में रवि ऊपर आ गया। वो हांफता हुआ खड़ा हुआ, फिर उसने कंचन पर निगाह डाली। कंचन पसीने से लथपथ गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। रवि ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि कंचन गुस्से में बोली, इतनी गहरी खाई के नजदीक खड़े होने की क्या जरूरत थी? क्या सोचे थे आप कि ये खाई नहीं किसी खेत का मैंड है, गिरे तो कुछ नहीं होगा। अगर आज मैं ना होती तो पता नहीं आपका क्या। दूसरों की ना सही, कम से कम अपनी तो परवाह किया करो अगर आपको कुछ हो जाता तो। रवि हक्का बक्का कंचन को देखता रहा। वो गुस्से से लाल पीली हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे अभी वो रवि की धुलाई कर देगी। वो उसे ऐसे डांट पिला रही थी जैसे वो उसके घर का नौकर हो और उसने कोई बहुत बड़ी नादानी कर दी हो। उसने कंचन का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। हमेशा शांत और छुईमुई सी रहने वाली लड़की इस वक्त शेरनी का रूप धारण कर चुकी थी। उसके मुंह में जो भी आ रहा था रवि को सुनाती जा रही थी। गुस्से से उसका चेहरा लाल भभुका हो गया था और आंखें भट्टी की तरह सुलग उठी थी। सांसें इस कदर तेज हो गई थी जैसे वो मीलों पैदल चलकर आई हो। उसका सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। रवि किसी अपराधी की तरह चुपचाप खड़ा उसकी झिड़की सुनता रहा। कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह चुप हुई। रवि अभी भी हक्का बक्का उसे देखता जा रहा था। उसके हाथ में अभी भी कंचन का दुपट्टा था जिसे वो पकड़े हुए अपनी घबराहट को दूर करने का प्रयास कर रहा था। रवि कुछ देर उसके पसीने से भीग चले चेहरे को देखता रहा, फिर बोला, तुम किस अधिकार से मुझे इस तरह डांट रही हो? ये मेरी जिंदगी है, मैं चाहे जो करूं, मेरी मर्जी। मैं चाहे कुएं में कूदूं या किसी पहाड़ की चोटी से छलांग लगाऊं। तुम होती कौन हो मुझे नसीहत देने वाली? रवि उसकी मनोदशा से परिचित था, फिर भी उसका मन टटोलने के लिए उसने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया। कंचन के होठ कांप उठे। वो कुछ बोलना चाही पर बोल ना सकी। उसने बोझिल नजरों से रवि को देखा, फिर अपनी नजरें झुका ली। बोलो, जवाब दो। रवि ने फिर से सवाल किया, तुम क्या समझकर मुझे इस तरह डांट रही थी? मेरी इतनी फिक्र करने वाली तुम होती कौन हो? कंचन ने फिर से अपनी निगाहें उठाई और रवि के चेहरे पर डाली। उसके मन में आया कि कह दे,
कि वो उससे प्यार करती है, उसकी जीवन संगिनी बनना चाहती है और उसके बगैर वो जी नहीं सकेगी और उसे कुछ हुआ तो वो भी मर जाएगी। पर मन के अंदर उठती भावनाओं को वो बाहर ना ला सकी और चुपचाप अपनी गीली आंखों से रवि को देखती रही। रवि उसकी खामोशी का अनुमान लगाकर बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या इसीलिए मेरी फिक्र करती हो कि मुझे कुछ हो गया तो तुम जी नहीं पाओगी? अगर ऐसा है तो मुझसे कहती क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो? साहब, कंचन भर्राए गले से बस इतना ही बोल सकी और फफक कर रो पड़ी। रवि ने अपने हाथ बढ़ाए और उसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया और फिर बोला, क्यों छुप छुप कर रोती रहती हो? एक बार कहा क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो? साहब, वो हिचकी लेकर बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ साहब, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती साहब, मुझे अपना लो साहब, मैं आपकी हर बात मानूंगी साहब, आप जो कहोगे मैं करूंगी, जैसे रखोगे रहूंगी, कम खाना खाऊंगी, घर के सारे काम करूंगी, मगर मुझे अपना लो साहब। ये कहते हुए कंचन ने रवि के आगे अपने हाथ जोड़ दिए। रवि उसके हाथों को पकड़कर बोला, मुझे तुमने क्या पत्थर का इंसान समझा है कंचन? क्या मेरे सीने में दिल नहीं है जो तुम्हारे बेपनाह प्यार के बदले में तुमसे घर के काम करवाऊंगा और तुम्हें कम खाना खिलाऊंगा? नहीं कंचन, मैं तो तुम्हें सदैव अपने दिल में बसा कर रखूंगा, सदैव अपने दिल में, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मेरे दिल से नहीं निकाल सकती। साहब, कंचन इस खुशी को संभाल ना सकी और बेसाख्ता उसके गले से लग गई। दो दिल एक हो गए। कंचन को यूं महसूस हुआ जैसे उसे सारी दुनिया मिल गई हो। उसे इस वक्त जो खुशी महसूस हो रही थी वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो उस पक्षी की तरह थी जो रेगिस्तान में पानी की एक बूंद के लिए भटकता फिरता है, पर उसे पानी नहीं मिलता, और जब मिलता है तो उसके प्यासे मन को जो खुशी मिलती है वही खुशी इस वक्त कंचन महसूस कर रही थी। आज उसके प्यासे मन को पानी की एक बूंद नहीं बल्कि पूरा सागर मिल गया था। वो उस सागर की गहराइयों में खो जाना चाहती थी और खो भी गई थी। कंचन तो जैसे इस वक्त सारे संसार को भुला बैठी थी। उसे इस वक्त जो सुख रवि की बाहों में होने से मिल रहा था वो उसने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। कुछ देर बाद रवि ने धीरे से उसे पुकारा, कंचन। रवि ने बड़े प्यार से उसे पुकारा था। उसकी आवाज जब कंचन के कानों से टकराई तो उसने अपनी बंद पलकें खोली और रवि के चेहरे पर अपनी दृष्टि जमा दी। बोलो साहब। रवि उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। कंचन के गालों पर बहे आंसू के गीले निशान अब भी मौजूद थे। उसने एक हाथ से उसके गालों पर से बहे आंसुओं को पोंछा, फिर कंचन से बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अनजाने में बहुत कष्ट दिया है ना। मैं यहाँ काफी देर से तुम्हारे पीछे खड़ा तुम्हारी बड़बड़ाहट और तुम्हारा रोना सुन रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो क्या। कंचन चौंकते हुए बोली, आप मेरे पीछे मेरी बातें सुन रहे थे, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। कंचन ने अपना मुंह फुला लिया। गलती हो गई, अब मुस्कुरा दो, रवि उसका चेहरा अपनी ओर करके बोला। कंचन उसकी बात पर धीरे से मुस्कुराई। रवि मुस्कुराकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अब सदा ऐसे ही मुस्कुराती रहना, मैं अब इन आंखों में फिर से आंसू नहीं देखना चाहता। कंचन गंभीर होकर बोली, साहब मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? आप नहीं जानते साहब, मैं आपके लिए कितना तड़पी हूँ। रात रात भर जागी हूँ और आठों पहर रोती रही हूँ। रवि बोला, ये तुमने क्या कह दिया कंचन, मैं संग दिल नहीं हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बरसों से मैं भी इस सच्चे प्यार की तलाश में भटक रहा था, आज तुम्हारे रूप में मिला है तो भला कैसे छोड़ सकता हूँ। तुमसे ज्यादा प्यार करने वाली और तुमसे अधिक सुंदर लड़की मुझे और कहाँ मिलेगी। मैं आज ही माँ को ये खबर दे देता हूँ कि मैंने उनके लिए बहू पसंद कर ली है। वो जल्दी से आकर अपनी बहू को देख ले, आपकी बहू दुल्हन बनने के लिए बहुत उतावली हो रही है। रवि की बातों में अचानक आई शरारत से कंचन शर्मा गई। वो शर्माते हुए अपना मुंह घुमाकर बोली, धतर,
मैं क्यों उतावली होंगी? मैं तो जन्म जन्मांतर तक अपने साहब का इंतजार कर सकती हूँ। रवि ने आश्चर्य से पूछा, ये तुम मुझे साहब कहकर क्यों बुलाती हो? तुम्हारे मुंह से साहब सुनकर ऐसा लगता है जैसे मैं कोई मोटा खूसट बुढ़ा धनवान हूँ और तुम मेरी दासी। कंचन मुस्कुराते हुए बोली, दासी ही तो हूँ, सदा आपके चरणों में रहने वाली दासी। रवि गरज कर बोला, खबरदार, जो फिर कभी तुमने अपने आप को मेरी दासी कहा। तुम मेरी होने वाली बीवी हो, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं मेरे दिल में है, समझी? कंचन भावुक होकर बोली, माँ जी मुझे स्वीकार करेंगी ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे गरीब जानकर हमारे रिश्ते को इनकार कर दे? रवि ने कहा, हरगिज नहीं। मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरी पसंद ही उनकी पसंद होगी। कुछ देर यूं ही एक दूसरे से दोनों बातें और वादे करते रहे। फिर कुछ देर बाद कंचन बोली, अच्छा साहब, अब मुझे इजाजत दो, घर में बुआ और बाबा मेरी राह देख रहे होंगे। कंचन गहराते अंधेरे को देखकर चिंतित होकर बोली। वो आज सुबह से ही इधर उधर भागती रही थी, तब उसके मन में रवि बसा था। परंतु अब जबकि रवि ने उसे अपना लिया था तो उसका ध्यान अपने घर वालों की ओर गया। रवि बोला, ठीक है, फिर कब मिलोगी? कल शाम को यही इसी जगह 5 बजे। कंचन मुस्कुराकर बोली और रवि से दुपट्टा लेकर अपने गले में डाल लिया। रवि चौंकते हुए बोला, अरे मेरा दूसरा जूता कहाँ गया? वो जब फिसला था तब उसके पैर से एक जूता निकल गया था, यही कहीं होनी चाहिए। कंचन बोली और जूते की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। सूर्यास्त हो चुका था, पर अंधेरा इतना भी गहरा नहीं था कि जमीन पर पड़ी कोई वस्तु दिखाई ना दे। कंचन जूते को ढूंढती हुई खाई के करीब पहुंची। उसे रवि का जूता एक पत्थर की ओट में दिखाई दे गया। उसने रवि से नजरें बचाकर फुर्ती से उस जूते को उठाकर अपने दुपट्टे में छुपा लिया और बोली, साहब, अब आपका जूता नहीं मिलेगा, अब रहने दो, ज्यादा मत ढूंढो। दूसरे जूते खरीद लेना, मैं घर जा रही हूँ, मुझे देरी हो रही है। रवि कंचन की ओर पलटकर बोला, अरे रुको, कुछ देर देख लेते हैं, शायद मिल जाए। फिर सहसा वह चौंका। उसे ऐसा लगा जैसे कंचन कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे हाथों में क्या है? तुम क्या छुपा रही हो? रवि को अपनी ओर बढ़ते देख कंचन तेजी से ऊपर भागी। कुछ दूर जाकर रुकी, फिर रवि को उसका जूता दिखाती हुई बोली, साहब, आपका जूता मेरे पास है, पर मैं नहीं दूंगी, अपने लिए दूसरे जूते खरीद लेना। ये कहकर कंचन हंसते हुए अपने घर के रास्ते भागती चली गई। रवि ने पीछे से आवाज दी, अरे रुको तो, मेरा जूता देती जाओ। पर कंचन नहीं रुकी और भागती हुई उसकी नजरों से ओझल हो गई। रवि बड़बड़ाया, अजीब लड़की है, उस दिन मेरे कपड़े जला दिए और आज मेरा जूता ले भागी। भला इसे मेरे कपड़ों और जूतों से क्या दुश्मनी हो सकती है? रवि अपना सिर खुजाते हुए सोचने लगा, पर जवाब में ढाक के 3 बात। वो एक पैर से चलता हुआ किसी तरह अपनी बाइक तक पहुंचा और फिर बाइक स्टार्ट करके हवेली की तरफ बढ़ गया। रात के 8 बजे थे। निक्की इस वक्त अपने रूम में सोफे पर पसरी हुई थी और उसका मन बिल्कुल अशांत था। जब से वो शहर में रहने लगी थी, तब से वो हमेशा दोस्तों के बीच रहने की आदी हो गई थी। शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, पार्टी, म्यूजिक, डांस, फिर दोस्तों के साथ मजे करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन आज वो अकेली, बिल्कुल अकेली हो गई थी। ना वो लोग हैं, ना वो हुल्लड़, ना वो पार्टियां, ना वो आनंद। वो उस परिंदे की तरह हो गई थी जो हमेशा आकाश में अपनी रफ्तार से उड़ता रहता है, अपनी मर्जी से मंजिलें तय करता रहता है। लेकिन जब वो पिंजरे में कैद हो जाता है तो सिर्फ फड़फड़ा कर रह जाता है। निक्की कैदी तो नहीं थी, पर उसकी फड़फड़ाहट पिंजरे में बंद पक्षी की तरह ही थी। जब तक कंचन उसके साथ होती वो सब कुछ भूल जाती, लेकिन उसके जाते ही वो फिर से अकेली हो जाती। ठाकुर साहब भी उसके साथ सिर्फ खाने पर ही मिलते थे या फिर दिन के वक्त हॉल में कुछ देर साथ बैठ लिए, कुछ बातें कर ली, फिर अपने कमरे में बंद हो जाते। निक्की का इस माहौल में दम घुटने लगा था। उसने रवि से इसीलिए नजदीकियां बढ़ानी चाहिए थी,
पर रवि ने उसका निरादर करके उसे और भी बुरी तरह से तोड़ दिया था। वो अपने उसी अपमान का बदला लेना चाहती थी और हमेशा इसी प्रयास में रहती थी कि कब रवि की कोई कमजोरी उसके हाथ लगे और वो अपना शिकंजा उस पर कसे और फिर अपनी मर्जी से उसे नचाए। पर अभी तक उसे निराशा ही हाथ लगी थी। अचानक वो उठी और कपड़े चेंज करने लगी और सलवार कुर्ता पहनकर वो हॉल में आई। उसने सरजू से ये कहकर कि वो बस्ती जा रही है, कुछ देर में लौटेगी, फिर बाहर निकल गई। बाहर निकलकर अपनी जीप में बैठी और जीप को बस्ती की ओर भगाती चली गई। जीप की रोशनी से अंधेरे को चीरती हुई वो कुछ ही देर में बस्ती के आरंभ के छोर तक पहुंच गई। अभी वो लेफ्ट टर्न लेकर गोलाई घूम ही रही थी कि उसे अपनी दाईं ओर एक साया दिखाई दिया। उसने तेजी से ब्रेक मारा। छर्रर की आवाज के साथ जीप एक झटके में रुकी। जीप को रुकते देख साया भी अपने स्थान पर खड़ा हो गया और निक्की उस साए को ध्यान से देखने लगी। अंधेरे में उस काले साए को वो पहचान तो नहीं पाई, पर उसकी कद काठी का वो अनुमान लगा चुकी थी। उसकी हाइट 6 फीट के आसपास थी। निक्की उसे ध्यान से देखती हुई बोली, कौन हो तुम? सामने आओ। साया आगे बढ़ा और जीप के करीब पहुंच गया। निक्की ने उसे ध्यान से देखा तो उसकी सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगी। निक्की ने कहा, तुम कल्लू हो ना? वो सिर झुकाकर उदास स्वर में बोला, जी हाँ निकिता जी, मैं कल्लू ही हूँ। कल्लू गांव का सबसे काला कलूटा बदसूरत हबशी जैसा दिखने वाला युवक था। वो दिखने में जितना बदसूरत था, अंदर से उतना ही खूबसूरत था। वो मुखिया के खेतों में काम कर अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट भरता था। वो जब 6 साल का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। उसके पिता खेती के नाम पर थोड़ी सी जमीन छोड़ गए थे, जिसे बाद में उसकी माँ खुद को और कल्लू को जिंदा रखने के लिए कब का बेच चुकी थी। अब उसके पास एक छोटे से मिट्टी के झोपड़े के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। बचपन से लेकर बड़े होने तक कल्लू ने सिर्फ दुख ही देखे थे। अपने बदसूरत चेहरे की वजह से वो बालपन से ही गांवों के दूसरे बच्चों से अपमानित होता आया था। बचपन में वो जिसकी तरफ भी दोस्ती के लिए हाथ बढ़ता, वो घृणा से अपना हाथ पीछे खींच लेता। वो एक ऐसा अकेला पक्षी था कि जिस डाल पर बैठता सभी उसे तन्हा छोड़कर उड़ जाते। किशोरावस्था में पहुंचने के बाद उसके दुख और बढ़ गए। जब वह गांव में किसी भी लड़के को हंस के किसी लड़की के साथ बातें करते देखता या किसी को किसी लड़की के साथ अकेले घूमते देखता तो उसकी आत्मा सिसका उठती। हर लड़के की तरह उसका भी मन करता कि कोई उसे भी प्यार करे, कहीं दूर खेत खलिहानों में कोई उसका भी इंतजार करे। कभी वो भी किसी लड़की के साथ किसी झरने के निकट बैठकर उससे बातें करे। कोई उसके लिए भी रूठे और वो उसे मनाए, पर उसकी तकदीर में ये सब नहीं था। गांव की सभी लड़कियां उससे दूर भागती थी। कोई भी लड़की उससे प्रेम करना तो दूर, सीधे मुंह उससे बात तक नहीं करती थी। भला कौन लड़की उस बदसूरत से दिल लगाती? हर लड़की की चाह होती है कि उसका होने वाला पति खूबसूरत हो, पढ़ा लिखा हो, ऊंचे कुल का और धनवान हो। लेकिन उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं था। ना तो उसके पास वो रूप था और ना ही वो पढ़ा लिखा और धनवान था। लेकिन गांव की उन लड़कियों के बीच एक ऐसी भी लड़की थी जिसे कल्लू बहुत पसंद करता था। वो थी कंचन। पूरे गांव में वही एक ऐसी लड़की थी जो कल्लू से हंस के बात करती थी, कभी उससे मुंह नहीं चुराती थी। जब कभी वो मिल जाता तो उससे प्यार से हालचाल पूछ लेती थी। कंचन की यही अच्छाई कल्लू को भा गई थी और वो मन ही मन कंचन से प्यार करने लगा था। लेकिन वो अपने दिल की बात कभी कंचन से कह नहीं पाया। वो ये अच्छी तरह से जानता था कि चांद और चकोर का मिलन ना कभी हुआ है ना कभी होगा। कंचन गरीब ही सही, पर उससे लाख गुना अच्छी थी। वो सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी। उसका और कंचन का कोई मेल नहीं था। उसे डर था कि अगर उसने कंचन से अपने दिल की बात कही तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बुरा मान जाए, और जो वो बुरा मान गई तो फिर कभी उससे बात नहीं करेगी। जो अभी थोड़ी बहुत उससे बातचीत होती है, कहीं वो भी ना बंद हो जाए।
वो कंचन को पाने से कहीं ज्यादा उसे खोने से डरता था। उसकी एक गलती उसे कंचन से सदा सदा के लिए दूर ना कर दे, यही सोचकर उसने अपने दिल की भावनाओं को कभी अपने होंठों तक आने नहीं दिया था। वो दिन भर जानवरों की तरह खेतों में मेहनत करता और रात में कंचन को अपने ख्यालों में बसाए रखता। पर तन्हाई में कंचन की याद उसे और सताने लगती। उसका दर्द जब हद से बढ़ जाता तो वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ता, पर अपने दिल का दर्द किसी को नहीं बताता। उसके इस दर्द को उसके सिवा कोई नहीं जानता था। किसी को उस अभागे इंसान से सरोकार हो भी कैसे सकता था। उसके अकेलेपन के दर्द से अगर कोई परिचित था तो वो सिर्फ उसकी माँ थी। वो जब कभी कल्लू को उदास देखती तो उसे अपनी ममता के आंचल में लेकर उसे बहलाती। वो बदसूरत ही सही पर उस माँ के दिल का टुकड़ा था, उसका सहारा था। लेकिन उसकी माँ को भी इस बात की हर दम चिंता रहती थी कि उसके गरीब बदसूरत बेटे को कौन अपनी बेटी देगा। क्या उसका बेटा हमेशा अकेला ही रहेगा? लेकिन वो अपनी चिंता कल्लू पर प्रकट नहीं करती। दोनों माँ बेटे जब भी एक दूसरे के सामने होते तो एक दूसरे से अपने अपने दुख छुपाकर एक दूसरे पर अपना प्यार लुटाते। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।